रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो। हम लोगों के ज़माने में व्यवस्था अब चौपट हो चुकी है। सिर्फ फॉर्म भरना है। साल में कॉलेज में फॉर्म भरने के समय विद्यार्थियों का काउंटर पर भीड़ जमा होता है, परीक्षाएं भी होती है। अब बिना पढ़ाई के जो स्टूडेंट परीक्षा देंगे, आज भी जो कोचिंग संस्थान है उससे ज़्यादा मेरिट वाले टीचर, डिग्रीधारी, PhD, स्कॉलर कॉलेजों में एम्प्लॉयड, लेकिन उसके यहाँ भीड़ नहीं लगती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं प्रोफेसर आलोक जी का। सबसे पहले प्रोफेसर आलोक जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप एक प्रोफेसर हैं, उस समय जो उच्च शिक्षा में स्थिति थी, आज की स्थिति कैसी है? आज की स्थिति यूँ तो कहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी उजड़ सा गया है। ये सिर्फ डिग्री बांटने का, और जो सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करे बेरोजगार, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण करके वो रोजगार में जाएंगे, अच्छी अच्छी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे, रिसर्च करेंगे। इसलिए ये ऊपर से ये नीचे की ओर आ रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो। हम लोगों के ज़माने में, जिस वक्त हम लोग पूर्णिया कॉलेज में पढ़ते थे, क्लासरूम में समय पर टीचर भी आते थे। यदि 10 मिनट टीचर लेट भी करते थे तो क्लासरूम से स्टूडेंट्स निकल के स्टाफ रूम जाते थे और टीचर को बुला के अपने क्लासरूम में लाते थे। ये व्यवस्था आज नहीं है। या तो ये कोचिंग सिस्टम डेवलप हुआ, कॉलेज में टीचर हैं, जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठ के, लाखों लाख रुपए तनख्वाह है उनकी, वो पढ़ाते नहीं हैं और टीचर्स समय काट के वो निकल आते हैं। स्टूडेंट वो भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ कॉलेज में क्लास नहीं हो रहा है, तो क्लास नहीं हो रहा है तो कोचिंग संस्थान में आप जाके देखेंगे सुबह सुबह हज़ारों की संख्या में, जिस तरह कॉलेजों में पूर्व के समय में स्टूडेंट आया करते थे, 1000-2000 स्टूडेंट डे स्कॉलर हुआ करते थे और हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे। वो व्यवस्था अब चौपट हो चुकी है। सिर्फ फॉर्म भरना है। साल में कॉलेज में फॉर्म भरने के समय विद्यार्थियों का काउंटर पर भीड़ जमा होता है, परीक्षाएं भी होती है। अब बिना पढ़ाई के जो स्टूडेंट परीक्षा देंगे तो उसमें गुणवत्ता की आप समझ रहे हैं। आज भी जो कोचिंग संस्थान है उससे ज़्यादा मेरिट वाले टीचर, डिग्रीधारी, PhD, स्कॉलर कॉलेजों में एम्प्लॉयड, लेकिन उसके यहाँ भीड़ नहीं लगती है। भीड़ कहाँ लगती है? जो मुश्किल से किसी तरह डिग्रियाँ ले लिए, बेरोजगार हैं, नौकरियाँ नहीं मिली, तो वो एक कोचिंग लाइन होटल की तरह शहर में खुल जाता है छोटे से कमरे में, और लड़के उसमें जाते हैं और 1 घंटा 2 घंटा समय काट के वो चले आते हैं। और ये गार्जियन का भी नुकसान हो रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पूरा विश्वविद्यालय एनार्की हो चुका है। और राजनीतिक, ऐसी राजनीतिक चल रही है। पूर्व के ज़माने में हम लोग भी स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और बजाबता इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी मैं पूर्णिया कॉलेज में था। 2000 लड़कों के बीच में वोटिंग से, बैलेट पेपर से मुझे चुना गया था, लड़कों ने चुना था। और मैं लगातार स्टूडेंट लाइफ से विश्वविद्यालय तक की राजनीति किया हूँ, MSc किया, LLB किया, और तमाम राजनीति में रहते हुए हमने एजुकेशन प्राप्त किया। और वर्तमान में डिग्री कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज है, मैं वहाँ लेक्चरर हूँ। तो ऐसी बातें नहीं है कि जो लड़के राजनीति कर रहे हैं, जहाँ जिनकी रुचि है वो वहाँ जाएंगे, लेकिन जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लेके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जब उनकी जानकारी बढ़ेगी, तब जब वो राजनीति में प्रवेश करेंगे, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो दलीय राजनीति में जाने के बाद यदि उनको पार्टी ने मौका दिया, वो MLA MP बनेंगे, तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। और उच्च शिक्षा में जो रुचि जगाने की बात है, उसके लिए प्लानिंग होगी, रोजगारोन्मुख एजुकेशन मिलेगा। तो ये गिरावट निश्चित रूप से ये सरकारों, ये केंद्रीयकृत व्यवस्था के चलते शिक्षा को चौपट करना है पूरे देश में, क्योंकि रोजगार ये दे नहीं पा रही। अच्छा, क्या रोजगार शिक्षा से ही प्राप्त होगा या फिर सिर्फ रोजगार के लिए लोग शिक्षित हो? रोजगार 2 तरह के नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का हथियार नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी सेवा है,
सरकारी सेवाओं में आज भी केंद्रीय सरकार के अंडर जो 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है उसकी भर्ती नहीं हो रही है। राज्य सरकारों के यहाँ लाखों पद रिक्त हैं और परमानेंट जॉब समाप्त कर दिया गया पूरे देश में। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेका पर लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह बेरोजगार युवाओं को ठगा जा रहा है। 25,000 में एक बीटेक एमटेक इंजीनियर आज कंपनी की नौकरी करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्यों है ये व्यवस्था? जब सरकार के पास रिक्तियाँ हैं और भर्तियाँ नहीं हो रही है, और जब भर्तियाँ नहीं होगी तो वही बच्चे दिल्ली, बम्बई, पटना में घूम के फिर गांव आते हैं। गांव आने के बाद अपनी ज़मीन, किसान हैं तो वो ज़मीन बेचते हैं और सड़क के किनारे कोई न कोई छोटा तंबू लगा के कोई बिजनेस व्यापार में लग जाते हैं। तो ये जो स्कॉलर को विश्वविद्यालय से पलायन कराया जा रहा है, आज भी इस देश में JNU जैसे यूनिवर्सिटी को उजाड़ने का काम किया कुछ संगठन के लोगों ने। आज वहाँ स्कॉलर पैदा होते थे, IAS पैदा होते थे, रिसर्च स्कॉलर पैदा होते थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक पैदा होते थे। क्यों? उसकी गुणवत्ता समाप्त हो गई, इसलिए कि वहाँ एक स्कॉलर पैदा होता था। देश के बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ते ही हैं बड़े विश्वविद्यालयों में, लेकिन JNU जैसी संस्था सरकार के द्वारा जब चल रही है तो वहाँ गरीब गांव के हर कास्ट कम्युनिटी के छोटी छोटी जातियों के बच्चे वहाँ कम फीस में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ले रहे थे। उसको उजाड़ने का प्लानिंग हुआ। अच्छा, हमारा सवाल ये है, पटना विश्वविद्यालय, सर आपने बोला कि चुनाव लड़े पूर्णिया के लिए, तो पटना विश्वविद्यालय की ऐसी हालत क्यों है? वहाँ से तो मुख्यमंत्री निकले, उप मुख्यमंत्री निकले और वर्तमान CM है। दुर्भाग्य तो यही है कि लालू जी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये जो स्टूडेंट लीडर पैदा हुए तो इन्हीं के राज में स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव बंद हो गया। लालू जी भी 15 साल चुनाव नहीं कराए, 10 साल नीतीश कुमार जी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव विश्वविद्यालय में नहीं कराए। कुछ विश्वविद्यालय में होता है, इधर भी हुआ है, फिर वो बंद हो जाता है। तो इन्हें भय होता है कि जब स्कॉलर, पढ़े लिखे नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये जो लोग हैं जो झांसे में कास्ट पोलराइजेशन के नाम पर, झूठे वादे के नाम पर जो पोलराइज करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, ये जब नौजवान विश्वविद्यालय से पढ़ लिख के राजनीति में प्रवेश करेंगे तो इनको वो चैलेंज करेंगे। तो इन नेताओं को भय हो गया है कि जो पढ़े लिखे नौजवान विश्वविद्यालय से, कॉलेजों से लीडरशिप में आएंगे तो उनके चलते फिर हमारी जो मनमानी चल रही है वो कास्ट का पोलराइजेशन, 2 जात की पार्टी बना लिए, गांधी मैदान में 1 जात की मीटिंग कर ली और पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा किए, तो ये जो जात के नाम पर गिरोह चल रहा है ये बंद हो जाएगा। इसलिए ये विश्वविद्यालय में, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि विश्वविद्यालयों की राजनीति को उजाड़ने का काम सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, और वो लोग किया जिन लोगों ने विश्वविद्यालय से निकल के छात्र राजनीति के द्वारा राजनीति में वो स्थापित हुए हैं। यानी कि जो छात्र की शक्ति को समझते थे उन्होंने छात्रों को कुचलना शुरू किया। और ये विचारधारा की बात, देश में, दुनिया में विचारधारा पर राजनीति होती है। दुनिया चलती है विचारधारा पर। कोई दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, कोई साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग समाजवादी विचार को मानने वाले लोग हैं। लोहिया जयप्रकाश के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे जो साधारण व्यक्ति गांव में पैदा होकर देश और राज्य की राजनीति में गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो चले गए। तो ऐसी विचारधारा का सिर्फ अब नाम लेने का लोग काम करते हैं, जयंती पर, पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा को ज़मीन पर उतारने का काम आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान, विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो, कॉलेज में पढ़ाई हो, कॉलेज की जो समस्या है, यूनिवर्सिटी की जो समस्या है, वो जानकारी रखने वाले नेता पैदा हों, तब जाके इस देश में, इस राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण का मामला हो, रोजगार का मामला हो, उस पर ये डिबेट होगा संसद में, पार्लियामेंट में। क्या जड़ है, क्या समस्याएं हैं। आज देख लीजिए, उत्तर भारत के लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। दक्षिण के लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, तो भिन्न भिन्न विषयों पर दक्षिण के लोग, केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, आंध्रा के लोग, महाराष्ट्र के लोग, ये लोग डिबेट में हिस्सा लेते हैं। लेकिन बिहार और यूपी के कौन से लोग जीत के जाते हैं? जिसने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखा वो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, जिसने कभी कॉलेज नहीं देखा वो असेंबली में चला जाता। तो ये जो एनार्की क्रिएट हुआ है, और फिर जब ये बेरोजगार पैदा होंगे तो फिर धार्मिक उन्माद पैदा करना है, धर्म के नाम पर राजनीति चलाना है, और मूर्ख बेरोजगार नौजवानों को गले में पट्टा देकर फिर कम्युनलाइज करके हिंदू मुस्लिम जो इशू है, इशू से नॉन इशू की ओर ढकेलना, ये राजनीति आज की हो चुकी है। और ये देश
बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक का देश है, शांति। दुनिया में बुद्ध जाने जाते हैं, भारत की पहचान है बुद्ध से, सम्राट अशोक से, जिसने इस धरती पर वैज्ञानिक तर्क करो जानो तब मानो, यही बुद्ध के विचार थे। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये बुद्ध का भारत आज कहाँ चला गया है। बुद्ध दुनिया में पूजे जा रहे हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड, पूरे एशिया में बौद्धिज्म का डंका पिट रहा है। और बुद्ध के विचार जहाँ पैदा हुए वहाँ से बुद्ध को खदेड़ दिया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूनाइटेड नेशन, वहाँ वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। बुद्ध की बात वो दुनिया में करते हैं, लेकिन भारत में बुद्ध को ढकेल दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है, उनके विचारों पर चलने का काम हम लोग नहीं करते हैं। तो ये असमानता है, ये वैचारिक शून्यता पैदा हो गई है भारत में। हम अपने इतिहास को, हम अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, इसलिए ये हालत है। आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।